नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में समझेंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, सबसे पहले केमिकल गोल्जी नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1898 में इसको खोजा था। और कहाँ खोजा था इन्होंने? आउल और कैट के नर्व सेल्स के अंदर इसको खोजा था। इसकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी जो करी है वो डाल्टन और फेलिक्स ने की है 1954 में। तो डाल्टन और फेलिक्स नामक जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1954 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका अध्ययन किया था। और आउल और कैट के नर्व सेल्स के अंदर 1898 में कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज करी थी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर ये नहीं पाया जाता है, जैसे पीपीएल बैक्टीरिया है या फिर लूपिन एल्गी हैं, इनके अंदर ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके अंदर नहीं पाया जाता है। और सीप ट्यूब्स और प्लांट्स की जो सीप ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है। ब्राइफाइटा टेट्राफाइटा की स्पर्म्स जो होती हैं उनके अंदर भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है। और मैमल्स के आरबीसी में भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, अर्थात ये साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। एनिमल सेल्स में इसको हम लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं और प्लांट सेल में इसका नाम डिक्टियोसोम होता है। लार्ज साइज़ के जो ग्लैंड सेल्स होती हैं और नर्व सेल्स होती हैं, तो ग्लैंड सेल्स और नर्व सेल्स में ये लार्ज साइज़ के होते हैं। ये न्यूक्लियस के बहुत करीब होते हैं, पास में होते हैं। सिस्टर्नी वेसिकल्स और वैक्यूल्स के ये बने हुए होते हैं। इनका डायमीटर 2 से 5 म्यू एम डायमीटर इनका होता है। जैसे ये डिक्टियोसोम का ये डायमीटर है, ये डायमीटर हमने बताया है, ये डिक्टियोसोम का है 2 से लेकर 5 म्यू एम ये डायमीटर है। इसके बाद जो हम सिस्टर्नी के बारे में देख लेते हैं, ये सिस्टर्नी से बनी होती हैं, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स और वैक्यूल्स के बनी होती हैं। तो सिस्टर्नी के बारे में सबसे पहले देखते हैं। सिस्टर्नी जो लॉन्ग होती हैं और क्रिसेंटिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होती हैं। किस प्रकार अरेंज होती हैं? जैसे कि मान लीजिए ये है एक सिस्टर्नी, दूसरी सिस्टर्नी ये रही, तीसरी सिस्टर्नी ये रही, चौथी सिस्टर्नी ये रही। इस तरह से ये सिस्टर्नी एक दूसरे से अरेंज होती हैं। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि ये जो सिस्टर्नी है ये एक दूसरे अरेंज तो होती हैं, लेकिन इस तरह के कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप फेस में रहती हैं। जैसे कि ये है कॉनकेव और ये है साइड कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है। इनकी जो सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी किसकी बनी होती हैं? सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होती हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी की बनी होती हैं। 3 से 20 तक इनकी संख्या हो सकती है। टोटल सिस्टर्नी कितनी हो सकती है? 3 से लेकर 20 तक हो सकती हैं। फंगस होती हैं, फंजाई जो होती हैं उनमें एक ही सिस्टर्नी होती है, इसलिए फंगस की जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसे हम यूनिसिस्टर्नल कह सकते हैं। इनकी जो ल्यूमेन होती है, मतलब बीच वाली जो खाली स्थान होता है, वो 60 से 90 एंगस्ट्रॉम की मोटाई की होती है। गैप इनका जो ल्यूमेन का जो गैप है वो 60 से लेकर 90 एंगस्ट्रॉम होता है। गैप इन बिटवीन द टू सिस्टर्नी, दो सिस्टर्नी के मध्य में जो गैप होता है वो इतना है, एक सिस्टर्नी ये रही, एक सिस्टर्नी ये, इनके बीच में जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा? 100 से 300 एंगस्ट्रॉम होता है, और ये कहलाता है इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहलाता है, ठीक है। तो दो सिस्टर्नी के मध्य का जो गैप होता है उसे इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहते हैं, और 100 से लेकर 300 एंगस्ट्रॉम तक का ये स्पेस होता है। तो इसमें 2 साइडें होती हैं, एक तो बताई हमने कॉनकेव और एक बताई थी कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स साइड जो होती है उसे सिस फॉर्म कहते हैं, सिस फेस कहते हैं, फॉर्मिंग फेस कहते हैं, फॉर्मेटिव फेस कहते हैं। जबकि कॉन्केव साइड जो होती है उसे मैच्योरिंग फेस कहते हैं या ट्रांस फेस कहते हैं। फॉर्मिंग फेस जो होती है वो रिसीव करती है वेसिकल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्मिंग फेस के पास आते हैं वेसिकल्स आते हैं, मटेरियल को लेकर वेसिकल्स फॉर्मिंग फेज तक आते हैं और फॉर्मिंग फेज में जाकर ये जुड़ जाते हैं। जबकि मैच्योरिंग फेज जो होती है उसमें बडेड ऑफ सेक्रेटरी वैक्यूल्स, जो सेक्रेटरी वैक्यूल्स होते हैं वो इससे अलग हो जाते हैं मटेरियल को लेकर। सेक्रेटरी वैक्यूल्स जो है मटेरियल को लेकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
वेसाइकल्स क्या होती हैं, ये स्फेरिकल होती हैं, ओवल शेप्ड होती हैं और डिफरेंट टाइप की भी हो सकती हैं। 20 से 80 नैनोमीटर डायमीटर की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं, स्मूथ और कोटेड प्रकार की होती हैं। कोटेड वेसाइकल्स जो होती हैं वो रफ सरफेस की होती हैं और एलेबोरेट करती हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन को एलेबोरेट करने का काम करती हैं कोटेड वेसाइकल्स जो रफ सरफेस की होती हैं। स्मूथ वेसाइकल्स जो होती हैं वो स्मूथ सरफेस की होती हैं और इनके अंदर सिक्रेटिव सब्सटेंस भरा रहता है। वैक्यूल्स जो होती हैं वो डिफरेंट साइज़ की मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं और स्मॉल और लार्ज दोनों प्रकार की ये हो सकती हैं। तो वैक्यूल्स कैसे स्मॉल और लार्ज दोनों प्रकार की हो सकती हैं और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं। इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, स्टोरेज करना और सिक्रेटरी करना। सिक्रीशन में सिक्रेटिव मटेरियल को ले जाना और स्टोरेज करने का काम वैक्यूल्स का होता है। स्टोर किसका स्टोर करती हैं, एमॉर्फस और ग्रेनुलर सब्सटेंस का को ये स्टोर करती हैं। एमॉर्फस और ग्रेनुलर सब्सटेंस को ये स्टोरेज करती हैं। इसके अलावा इनका जो फंक्शंस होता है वो लाइसोसोम का निर्माण करने का भी होता है। ये कुछ लाइसोसोम्स का भी निर्माण को भी बनाने का काम करती हैं। फंक्शंस देख लीजिए इसके क्या क्या होते हैं कि एंजाइम हार्मोन यॉक का स्टोरेज करती हैं और उसको कंडेंसेशन करती हैं। कंडेंसेशन का काम भी होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का और स्टोरेज करने का काम एंजाइम हार्मोन यॉक का। इसके अलावा जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है उसके दौरान जो एक्रोसोम बनता है स्पर्म के ऊपर, तो इस एक्रोसोम की जो फॉर्मेशन है वो भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही करती है। पेपर में बहुत अधिक पूछा जाता है कि एक्रोसोम का, नीट में पूछा जाता है और बीएससी में पूछा जाता है कि एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होता है। लाइसोसोम्स की ओरिजिन भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही होती है और सेल डिवीजन के समय जो सेल प्लेट बनती है उसकी फॉर्मेशन भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही होती है। ये नीट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये नीट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्टोरेज हाउस ऑफ सेल, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्टोरेज हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। सिक्रीशन जो होता है वो जाइमोजन ग्रेन्यूल्स का सिक्रीशन होता है, जिसमें जो किसके अंदर होता है, सिक्रीशन वेसाइकल्स। सिक्रीशन या सिक्रेटिव वेसाइकल्स जो होती हैं उनके अंदर जाइमोजन ग्रेन्यूल्स स्टोर रहते हैं। तो इसका सिक्रीशन जो होता है जाइमोजन ग्रेन्यूल्स का सिक्रीशन वेसाइकल्स के अंदर होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। जैसे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उसका मेम्ब्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो सकता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके अटैच हो जाती है। ऐसे ही लाइसोसोम की जो परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसमें भी इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसका ट्रांसफॉर्मेशन लाइसोसोम की परमेबल मेम्ब्रेन में भी हो सकता है। इसी प्रकार इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन का भी काम ये करती है। इसके अलावा जो होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स करती है। जो प्रोटीन सब्सटेंस आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो प्रोटीन सब्सटेंस आते हैं वेसाइकल में, तो वो जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं तब इन प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट को अटैच कराकर और उनका कंडेंसेशन करके ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसलिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन का भी फॉर्मेशन करती है। मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स है उसका निर्माण भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही करती है। विटेलोजेनेसिस की क्रिया में भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स का महत्वपूर्ण योगदान है। जब ओवा बनता है, एग बनता है, तो ओवा जो बनता है उस ओवा में सेंटर में गोल्गी कॉम्प्लेक्स इकट्ठा हो जाता है और सेंटर में गोल्गी कॉम्प्लेक्स आने के बाद अपने चारों तरफ फैट मॉलिक्यूल्स को एकत्र करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि यॉक का निर्माण हो जाता है। यॉक का निर्माण करने के लिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेंटर में इकट्ठा हो जाते हैं और गोल्गी कॉम्प्लेक्स अपने चारों तरफ फैट ग्लोब्यूल्स को एकत्र करने लगते हैं, जिससे कि यॉक का निर्माण होता है। इसी क्रिया को विटेलोजेनेसिस की क्रिया कहते हैं। इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खोज है वो की है पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। पोर्टर ने 1954 में और कॉलीमन ने, दोनों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की है। पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम जो है वो पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने दिया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म तक फैली रहती है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली रहती है।
ये ट्यूबुलर फॉर्म में रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर फॉर्म में होती है। वेसाइकल सिस्टर्नी और ट्यूबुल से मिलकर बनी हुई होती है। वेसाइकल जो ओवल और स्फेरिकल शेप्ड होते हैं और 25 से 500 μm थिक होते हैं, जबकि सिस्टर्नी लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, लेमिनर स्ट्रक्चर के होते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये पाए जाते हैं और 40 से 45 μm थिक मोटे होते हैं। ट्यूब्यूल्स जो होते हैं रेगुलर शेप के होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और ये 50 से 100 μm थिक होते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, दूसरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER भी कहते हैं। इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये स्मूथ होती है, इसलिए इसे हम ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ये इसका काम स्टोरेज का और सिंथेसिस का होता है। ग्लाइकोजन और फैट स्टीरोल इसका सिंथेसिस करती हैं और स्टोरेज करती हैं। ग्लाइकोजन, फैट और स्टीरोल का सिंथेसिस करती हैं और इसका स्टोरेज करने का काम करती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये अधिकतर ल्यूकोसाइट्स में पाई जाती हैं। अधिकतर किस में पाई जाती हैं? ये ल्यूकोसाइट्स में पाई जाती हैं। मोस्टली मेड अप ऑफ वेसाइकल्स एंड ट्यूब्स, और वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स की ये अधिकतर बनी हुई होती हैं और स्फेरोसोम को बनाने का काम, फॉर्मेशन का काम ये करती हैं। इसके बाद आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। ये इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए ये रफ सरफेस इसकी हो जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम जो सिंथेसिस करता है, पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस करता है। ये पॉलीपेप्टाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर चला जाता है और वहाँ पर इसका ट्रांसपोर्ट होता है। राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है ग्लाइकोप्रोटीन्स के कारण, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं राइबोफोरिन फर्स्ट तथा राइबोफोरिन सेकंड, जिसके द्वारा राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से अटैच रहते हैं। प्रोटीन तथा एंजाइम की सिंथेसिस यहाँ पर होती है, क्योंकि राइबोसोम पाया जा रहा है तो प्रोटीन और एंजाइम की सिंथेसिस तो होगी, यहाँ होती है। और प्रोड्यूस करते हैं लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स का निर्माण यहाँ पर होता है, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो बनते हैं वो लाइसोसोम्स के अंदर एकत्र हो जाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर एकत्र हो जाते हैं और वो बन जाती हैं लाइसोसोम्स बन जाती हैं। मोस्टली मेड अप ऑफ सिस्टर्नी की ये बनी हुई होती हैं। इसमें कुछ ट्यूब्यूल्स भी पाई जाती हैं, लेकिन मोस्टली ये सिस्टर्नी की बनी हुई होती हैं। अब इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो 50 से 60 एंगस्ट्रा मोटी होती हैं। सिस्टर्नी जो होती है वो इस प्रकार की होती हैं और 40 से 50 नैनोमीटर डायमीटर की होती है। और ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं और 50 से 100 नैनोमीटर डायमीटर की होती हैं। और वेसाइकल्स ओवल या स्फेरिकल होती हैं और 50 से 500 नैनोमीटर डायमीटर की हो सकती हैं। इसके बाद इसके आते हैं फंक्शंस में देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लार्ज सरफेस फॉर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। इसकी लार्ज सरफेस होती है और ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल होती है। फंक्शंस इनका जो होता है वो साइटोस्केलेटन के रूप में भी होता है। ये सेल्स के साइटोस्केलेटन के रूप में कार्य करती हैं और सेल का एक शेप बनाए रखने में सहायता देती हैं। कीप्स वेरियस ऑर्गन इन दियर पोजीशन, ये सेल के अंदर फैली रहती हैं, जिसके कारण विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स का एक पोजीशन, उनकी एक पोजीशन बनी रहती है सेल के भीतर विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल्स की एक पोजीशन बनाए रखने में भी हेल्प करती हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे कि डेस्मोट्यूब्यूल्स उसकी जो डेस्मोट्यूब्यूल्स हैं वो क्या काम करती हैं? कंट्रोल करती हैं मटेरियल के मूवमेंट को। मटेरियल का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करती हैं। और कहाँ से और किन के बीच में? दो एडजेसेंट सेल्स हैं, उनके बीच में जो दोनों सेल्स के जो प्रोटोप्लास्ट हैं उनके मध्य में जो मटेरियल का मूवमेंट है उसको ये कंट्रोल करती हैं। और किस माध्यम से कंट्रोल करते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से। तो एक सेल जो है उस दूसरी सेल है तो इसका प्रोटोप्लास्ट दूसरे प्रोटोप्लास्ट के मध्य में जो सेल का आवागमन है उसको प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है, और इसके प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये सेल मटेरियल के आवागमन को, मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करती हैं।
क्योंकि इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी ये बहुत तेज़ी से इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। इट कंडक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की ओर जो इन्फॉर्मेशन का कंडक्शन है इसमें भी हेल्प करती हैं। और जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स की से जो सरफेस से उनकी गहराई अंदर अधिक गहरे मसल्स तक जो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है, इम्पल्स को पहुंचाना है, उसका कंडक्शन भी यही करती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सरफेस मसल्स के सरफेस से डीपर पार्ट तक इम्पल्स को पहुंचाती हैं, इस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये वैक्यूल्स का निर्माण करती हैं और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं, अर्थात जो जहरीले पदार्थ हैं उनको नष्ट करती हैं, डिटॉक्स करती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं। लिपोप्रोटीन्स का की फॉर्मेशन भी ये करती हैं। इसके बाद आज हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो होता है उसकी जो खोज करी है वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। न्यूक्लियस की स्टडी जो की जाती है उसे हम कहते हैं कैरियोलॉजी कहते हैं। न्यूक्लियस के और भी नाम है, जैसे कैरियन है, ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का ब्रेन होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है पूरे सेल के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल जो भी रिएक्शंस होती हैं उन पर कंट्रोल करता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, हार्ट ऑफ द सेल भी कहते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि सभी रिएक्शंस पर कंट्रोल करता है, इसलिए कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। और डायरेक्टर ऑफ द सेल, और कौन सी रिएक्शन कैसे होनी है उसको भी डायरेक्ट करने का काम भी ये न्यूक्लियस ही करता है, इसलिए इसके कई सारे नाम हो गए, कैरियन, ब्रेन ऑफ द सेल, हार्ट ऑफ द सेल, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल और डायरेक्टर ऑफ सेल। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन की होती हैं, 2 मेम्ब्रेन होती हैं, डबल मेम्ब्रेन की बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, ओवल शेप भी हो सकता है और राउंडेड भी हो सकती है। ये फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है। और ये बहुत ज़्यादा पेपर पूछा जाता है मैमल्स में कि आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है, जबकि कैमल और लांबा की आरबीसी में ये पाया जाता है। ऐसी सेल्स जिनके अंदर केवल एक ही न्यूक्लियस होता है मोनोन्यूक्लिएटेड कहलाती हैं। ऐसी सेल्स जिनमें 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस होते हैं पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल्स कहलाती हैं। इनके अंदर पाए जाने वाले क्रोमेटिन फाइबर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स की ओर ट्रांसफ़र करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होता है 4 भागों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियोलस। पहले ले लेते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हम बात समझते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इसमें 2 होती हैं, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो रफ होती है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें इनकी मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती हैं। इनके बीच में दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इनके मेम्ब्रेन में पोर्स पाई जाती हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये कंट्रोलिंग सेंटर होते हैं, कंट्रोल सेंटर का कार्य करते हैं, किन मटेरियल्स को, माइक्रोमोलेक्यूल्स को अंदर न्यूक्लियस के अंदर जाना है और किन को न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में जाना है, इसको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियर पोर करते हैं। इसके बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसके भीतर पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस भी होता है और क्रोमेटिन फाइबर्स भी होते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जाल रूपी संरचना बना लेते हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर्स कहलाते हैं और ये थिन होते हैं और क्रोमेटिन फाइबर्स थिन होते हैं। सबसे पहले फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नामक शब्द दिया था। सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नामक फाइबर वो शब्द दिया था और बताया था कि क्रोमेटिन जो होते हैं वो क्रोमोमियर्स, आरएनए, डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की से मिलकर बने हुए होते हैं। किन किन से बने हुए होते हैं? क्रोमोमियर्स, आरएनए, डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है राउंड शेप्ड होता है, राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसकी खोज जो कर दी फोंटाना ने 1791 में करी थी। फोंटाना ने न्यूक्लियोलस की खोज 1791 में करी थी और न्यूक्लियोलस जो नाम है वो दिया था बोमेन ने। ठीक है, ध्यान आ रहा है बोमेन का नाम, जो कि कहाँ हमने पढ़ा था? किडनी में पढ़ा था, जो बोमेन कैप्सूल्स
बोमेन्स कैप्सूल की खोज भी का नाम भी किसने दिया है? बोमेन ने किया है। बोमेन ने नाम दिया है न्यूक्लियोलस का। मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोटीन, आरएनए और डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है। कार्य इनका जो होता है वो राइबोसोम का फॉर्मेशन करना होता है, इसलिए इसको राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहते हैं। फंक्शन देख लेते हैं न्यूक्लियोलस के। क्रोमोसोम पर प्रेजेंट, ये क्रोमोसोम पर जो प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं जेनेटिक मटेरियल, उसको साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से अलग करने का काम न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियर पोर जो होते हैं न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को न्यूक्लियस के आर पार जाने में हेल्प करते हैं। इनका जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है उससे मायोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स इनके जो एनवेलप है, मेम्ब्रेन है, उनसे अटैच रहता है। ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल्स कंट्रोलिंग बाय एंजाइम्स फॉर्मेशन, जो बाहरी लेयर होती है उस पर एंजाइम्स राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं और एंजाइम की फॉर्मेशन करते हैं, और इन एंजाइम की फॉर्मेशन के कारण ही ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पेरेंट से उसकी ऑफस्प्रिंग में, उसकी संतानों में तक पहुंचाने का काम भी न्यूक्लियस का ही होता है, और डिफरेंट कैरेक्टर को शो करने में हेल्प भी न्यूक्लियस करते हैं। न्यूक्लियस डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है फंक्शंस। चलो फंक्शंस हो गए, फंक्शंस हो गए। अब हम आपको बताते हैं कि आपको अगर मेरे वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार मेरे चैनल पर आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर बीएससी, एमएससी और नेट लाइफ साइंस के वीडियो डालता रहता हूं। इसके अलावा मैं दूसरा चैनल है डॉक्टर नितिन वर्मा के नाम से, उस पर मैं 11th क्लास की, 12th क्लास की बायोलॉजी और नीट बायोलॉजी के जो वीडियोस हैं वो उनको डालता रहता हूँ, इसलिए आप लोग उसको भी सब्सक्राइब